मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSc कॉलेज भरतपुर, आज MA प्रीवियस के द्वितीय प्रश्न पत्र में मीरा मुक्तावली जो पुस्तक है उसके मीरा के काव्य में लोक तत्व जो हैं उसके भाग 2 पर आज आपको जानकारी दूंगी। मैंने पिछले वीडियो में भाग 1 में जो मीरा के काव्य में लोक तत्व हैं उनके अंतर्गत लोक विश्वास, लोक रीति, लोक रूढ़ी और लोक पर्व के बारे में बताया था और आज मैं आपको शेष बिंदुओं के बारे में जानकारी दूंगी। लोक संबद्ध प्रकृति चित्रण। प्रकृति लोक जीवन का पालना है। राजस्थान अधिकांशतः एक मरु प्रदेश है, अतः दूर दूर तक विस्तीर्ण बालू का राशि और बीच बीच में कहीं कूचे, कहीं फोग, कहीं कैरों की झाड़, बस यही राजस्थानी लोक जीवन की प्राकृतिक पृष्ठभूमि होती है। प्रकृति चाहे राजस्थान के प्रति अनुदार रही हो, किंतु राजस्थानी कवियों का भावकोश उसके प्रति कभी कृपण नहीं रहा। कृपण का मतलब कंजूस। वह तो प्रकृति की इस विरल संपदा पर रीझ ही गया है। बीकानेर के महाराज राय सिंह जी का फोग के प्रति कथित दुहा, यानी उन्होंने निश्चल प्रकृति का प्रेम एक अनूठा दृष्टांत है। उस फोग की भांति कैर भी राजस्थान में प्रचुरता से पाया जाने वाला एक झाड़ होता है। मीरा ने राणा जी की उपमा उसी से दी है। उन्होंने राणा जी की उपमा देते हुए लिखा है, थे तो राणा जी माने ईसड़ा लागो ज्यों बिच्छन के कैर, यानी आप मुझे कैर के वृक्ष की तरह लगते हैं। लोक प्रकृति से संबद्ध एक वृक्ष से राणा की उपमा देने से मीरा की अभिव्यक्ति में तीव्रता आ गई है। इसी भांति अन्य स्थान पर वे संसार की उपमा बीड़ के कांटे से देती हैं जो चुभने पर बड़ा कष्टकारी होता है। यानी उन्होंने लोक संबद्ध प्रकृति चित्रण यानी प्रकृति से जुड़ी हुई उन्होंने उपमाएं दी हैं। अगला बिंदु लोक जीवन से संबद्ध आभूषण। मीरा राजकुल की वधू थी, अतः उनके काव्य में रानियों के आभूषण नौ सहार यानी 9 लखा हार जिसको कहते हैं आदि का प्रसंग उल्लेख रूप में हमें मिलता है और वो स्वाभाविक है। किंतु मीरा ने इसके अतिरिक्त उन आभूषणों का उल्लेख भी किया है जो सौभाग्य के मंगल चिन्ह होने से राजमहलों से लेकर कुटियों तक के समान रूप से शोभा बढ़ाते हैं। हाँ, ये बहुत संभव है कि कुटियों में उनके प्रतिरूप रत्न स्वर्ण आदि से के न होकर के धातुओं के हैं, किंतु ये हर सौभाग्यवती के अंगों का मंडन बनते हैं। इसमें मुख्य रूप से राखड़ी और जिस खगवालो, बाजूबंद, नक के बेसर यानी ये नथ है, अब चूड़लो यानी चूड़ियाँ, चूड़ा जो होता है, राखड़ी ये जो आपके जिसको अपन बोड़ला कहते हैं, और ये सारे जो आभूषण हैं उनका जिक्र मीरा ने अपने काव्य में किया है। देखिए कुछ उदाहरण अपन देखते हैं। राधा रुक्मणी रो 9 सर हार, किशन जी की राखड़ी, कर खगवालो पहरियो कोई आपो जाने दीनानाथ, तनका गहना मैं सब कुछ दीना दियो है बाजूबंद खोल। अब देखिएगा उन्होंने एक जगह क्या कहा है, चुड़लो तो पहरो ए हाथी दांत को, पहरो ए 9 सरहार, यानी उन्होंने आभूषणों का जिक्र भी किया है। अगला बिंदु हम देखेंगे लोक भोज्य वस्तुएं। लोक जीवन राजमहलों में बने षट या रस व्यंजन के स्वाद को नहीं जानता और न 56 भोग का नाम भी रसेंद्रियों की अपेक्षा उसकी श्रवेंद्रियों ही अधिक तृप्त होती हैं। मीरा ने कहा है 56 भोग 3600 व्यंजन लाई भर भर थाल जू, यानी किंतु लापसी और मगध
पदार्थ तो ऐसे हैं उसकी कल्पना से बाहर नहीं है। मीरा इन्हीं का उल्लेख करते हुए कहती हैं, घीव कर घविर सुआ मो लापसी रंधाऊं रे। और उन्होंने एक जगह और कहा, गढ़ से तो मीराबाई उतरिया ही, हाथ में मगज को थाल। लापसी गुजरात व राजस्थान का लोकप्रिय भोज्य रहा है। राजस्थान में तो आज तक प्रचलित है। प्राचीन गुजराती महत्वपूर्ण ग्रंथ समुच्चय में इस लापसी के बनाने की विधि भी है। लापसी कैसे बनाते हैं देखिएगा। दुग्धम गोधूम चूर्ण घृत गुड़ सहितम नालिकेरस्य खंड द्राक्षार्ज गुजर शुंडित जमिर च्यूतम पेशलम देव पुष्पम पकव्या लोहे कड़ाए टल विटल पाव के मंद कांतो धन्यो हेम काले प्रचुर घृत द्युआ भुंजते लापन श्रियम। यानी इसको खूब भून करके लापसी को बनाया जाता है। यही नहीं, राजस्थानी भोजन के अन्य पदार्थ भी मीरा के पदों में हमें देखने को, यानी उनकी अभिव्यक्ति भी मिलती है। बहाला मारा दाल भात ने कड़ी बड़ी सामग्री सब घी गिरे, बाला मारा रायता शाक पापड़ छे तमे जीमो प्रीतम मारा। यानी उन्होंने इस प्रकार से भोजन का भी अपने पदों में चित्रण किया है। अगला बिंदु, लोक जीवन से संबद्ध उपवर्ग। राजस्थान में कई उपवर्ग ऐसे हैं जिनका लोक जीवन से घनिष्ठ संबंध रहा है। फलतः लोक जीवन में भी उनका किसी न किसी रूप में चित्रण हुआ है। यही नहीं, उन्होंने लोक साहित्य के प्रसार में भी अतुल्य योग दिया है। ऐसे वर्गों में राजस्थान का भोपा या भोपड़ता भी एक वर्ग है। ये वह वर्ग है जिसने हमारे न जाने कितने लोक गीतों तथा लोक आख्यानों को विस्मृत के गर्त में विलीन होने से बचा दिया है। इतिहास में न जाने कितने अबोले पृष्ठ उसके अधरों पर खेलते हैं और हमारे न जाने कितने अनाम वीरों की शौर्य गाथाएं केवल उसी की बाग्मिता एवं स्मरण शक्ति का वरदान पाकर जीवित हैं। इतिहास ने उसके गीतों को प्रेरणा भी दी है और उसके गीतों का इतिहास भी अमरत्व है। अपने जंतर यानी जो अपना वाद्य यंत्र है, जब पर भाव विभोर हो किसी सूरमा वीर से के वीरता भरे आख्यानों को गा गा कर सुनाता है और बीच बीच में उसकी कोकिल कंठी प्रिया अपना तीक्ष्ण मधुर स्वर लहरी से उसके साथ आलाप भरती है, तो एक निराला ही समा बन जाता है। कौन ऐसा श्रोता है जो उस गायक युगल की तान पर न झूम उठे, क्योंकि संगीत प्रेमी तो होते ही हम। संगीत से हमारा मन बहुत खुश होता है। जनजीवन के समर गायक की रसवंती से मरु का कण कण मानो प्लावित हो उठता है। मीरा ने इसी बात का चित्रण करते हुए लिखा है, ए संक सेवा चढ़े दूजो भोपड़ता के हाथ। मध्य विक्रेता कलाल या कलालिन को लेकर राजस्थान में अनेक मस्ती भरे लोकगीतों की चित्रण हुआ है। राजस्थान के रंगीन जीवन में सुरा सदा से ही स्वीकार्य रही है। मीरा ने कलाल का उल्लेख करते हुए कहा है, एक कलश सेवा चढ़े दूजो कलाला रे हाथ। इसके अतिरिक्त लोक जीवन से संबद्ध अनेक वर्गों में जैसे बंजारा, नटवा आदि का भी चित्रण मीरा के पदों में मिलता है। चकोर को ध्यान लगो चंदवा सो, नटवा को ध्यान लगो डोरी डोरी। यानी इस प्रकार से लोक जीवन का एक अभिन्न अंग जो हम कह सकते हैं का भी मीरा के पदों में उल्लेख मिलता है। उज्जड़ एवं मूर्ख को राजस्थान में व्यंग में मोलिया यानी बंदर को कहते हैं। इस विशेषण का हालियों के लिए प्रयोग किया है। मीरा कहती हैं, हालिया मोलिया सु काम नहीं रे, सीख नहीं सिरदार। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मीरा के काव्य में हमें लोक तत्व भी मिलते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि मीरा के काव्य में लोक तत्व कौन कौन से हैं। धन्यवाद।